तो यहाँ पे वही हम लोग देखेंगे कि अगर हम अपने बॉडी को एक फैक्ट्री मान लें, है ना, बॉडी को एक फैक्ट्री की तरह अगर देखें, तो हम लोग लगातार अपनी बॉडी को चलाने के लिए डेली हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना जाता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, कुछ एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल मिलता है जिससे हमारी वो फैक्ट्री चलती रहे। फिर प्रिकर्सर्स, कुछ मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे आपको लिपिड बनाना है या प्रोटीन बनाना है, तो उसको बनाने के लिए भी आपको प्रिकर्सर्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, है ना, या फिर लिपिड के लिए आपको फैटी एसिड की चेन चाहिए, या फिर आप न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनाना है, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज सिर्फ एनर्जी में नहीं और भी चीजों में हेल्प करता है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे वेरियस सेट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो हम लगातार अपनी बॉडी को देते रहते हैं, जिससे हम लोग एक प्रिकर्सर जो रहता है वो शुरू होता है। ये सारे प्रिकर्सर्स आगे क्या करते हैं, ये आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, है ना, डिफरेंट बॉन्ड्स जो अभी हम लोग देखेंगे भी आने वाली कुछ क्लासेस, मतलब ये स्लाइड्स में, कोवैलेंट बॉन्ड, वीक बॉन्ड्स, अलग अलग बॉन्ड्स जो है वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स और बनाते हैं आपके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इस टाइप की चीजें बनाते हैं। ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल जो बन गए हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हो जाता है। सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जैसे राइबोसोम्स हो गया आपका, है ना, क्रोमोसोम हो गया, साइटोस्केलेटन वाली जो चीजें हो गई, ठीक है, तो वो सब जो है सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं कि अलग अलग माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, प्रोटीन मिल गए या डीएनए से बन गया, और ये सारे निर्माण करते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज लाइक राइबोसोम्स, क्रोमोसोम, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये सारे सुप्रा मॉलिक्यूलर। एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल समझ में आ गया ना, प्रोटीन, प्रोटीन वाले जो ये हो गए, माइक्रो मतलब बड़े वाले, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा वाला, और उस उन जो बड़े वालों से भी मिलके एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फोल्डिंग हो जाती है, डीएनए बार बार फोल्डिंग होके ढेर सारा डीएनए मिलके एक अलग स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो कई फंक्शन करेंगे, अलग उनका रोल है। राइबोसोम्स भी ऐसे ही प्रोटीन ढेर सारे मिलके अपना इस तरह बनाएंगे। फिर ये सारे जो इंटरेस्टिंग इज इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर कंपोनेंट्स, देयर इंटीग्रिटी मेंटेन नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। अगर हम इनके कंपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, लेकिन वो अलग अलग कोई ऐसा काम नहीं करते जो न्यूक्लिक एसिड की तरह दिखता हो। जब वो आपस में मिलते हैं तब वो न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर कंपोनेंट्स, एक जब ये नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से मिलते हैं, कौन नॉन कोवेलेंट, यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं क्या लिखा है, नॉन कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंट का मतलब जो कोवेलेंट ना हो, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक अट्रैक्शन, वंडरवॉल्स फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आप केमिस्ट्री में भी देखोगे ये सब चीजें होती हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में ये बॉन्ड्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। क्यों, why they are much more important than covalent bonds? हम लोग बायोकेमिस्ट्री में हमेशा वाटर के पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, क्योंकि हमारी सारी बॉडी जो रहती है वाटर के 70% वाटर रहता है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल कैसे काम करेंगे वो चीज होती है। जब हम लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो विदाउट वाटर होता है वो, कि बॉन्ड ऑर्डर उसका ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब वाटर के कंपेरिजन में आते हैं चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा आने वाली स्लाइड्स में। अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज आपस में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से मिलती हैं। ठीक है, और वो एक अलग काम करती है, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी उनकी उससे मेंटेन होती है। अब यहाँ पे देखिए, आल्दो नॉन कोवेलेंट फोर्सेस आर वीक 40 किलो जूल पर मोल, दे आर न्यूमरस, नंबर्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पानी में देखोगे तो बहुत ज्यादा नंबर्स के होंगे। दे मेंटेन द एसेंशियल आर्किटेक्चर सुप्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस अंडर कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ दैट आर कंसिस्टेंट विद द लाइफ।
ठीक है। ये वीक तो होते हैं, वीक है तो इसका मतलब ये बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार आप देखते हो कि हमें मॉलिक्यूल दोनों प्रकार की जरूरत पड़ती है, कोवेलेंट बॉन्ड की और नॉन कोवेलेंट की। क्यों? क्योंकि जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है हमको, बाल, मान लीजिए बाल की एग्जांपल ले लेते हैं, हेयर का, बहुत मजबूत होता है, खींचोगे तो जल्दी टूटता नहीं है। तो एक तरीके से केराटिन वाले बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड उसमें जुड़े हुए हैं। केराटिन वाले जो प्रोटीन है वो कोवेलेंटली जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और इसलिए वो एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जब कोई और प्रोटीन होता है, जैसे इसमें नॉन कोवेलेंट दिया हुआ है, एंजाइम्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो इंटरेक्ट करते हैं वो नॉन कोवेलेंट से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसानी से ब्रेक करना है, मूव करना है, काम किया अलग हो गए, है ना। अभी कोवेलेंट के साथ जुड़ जाएंगे तो उसके साथ चिपके रह जाएंगे, फिर तो काम हो नहीं पाएगा कोई। तो नॉन कोवेलेंट वहां पे काम आते हैं जहां इस तरह से रिएक्शंस करनी है, बायोकेमिकल रिएक्शन करनी है कोई। तो वहां पे हमें, जैसे अभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हमारे चीजें चेंज होने लगेंगी, है ना। पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, ये सब आपके बॉन्ड्स को इफेक्ट करता है। जो ये पैरामीटर्स है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, धीरे धीरे वो टूट सकता है बॉन्ड। पानी आप गर्म करते हो सब क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है, सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाता है उसमें। इसी तरह पीएच आप वेरी करते हो तो भी चीजें चेंज हो जाती हैं। एसिड डाल देते हो किसी चीज पे तो वो क्या होता है, पूरा वो एसिडिक हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ भी जो है, NaCl वगैरह डाल दिया आपने, बढ़ा दिया, सॉल्टी बना दिया, तो भी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जब आप पैरामीटर चेंज करते हो तो क्या चीज चेंज हो रही है, बॉन्ड, वहां पे जो बॉन्ड है वो चीजें चेंज हो रही हैं। जब बॉन्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे वो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो पूरा ओवरऑल चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे करके ये आपस में काम करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ये सुप्रा मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ये आगे वाले लेवल में जाएगा। नेक्स्ट रंग इन द हायरार्किकल लैडर ऑक्यूपाइड द ऑर्गेनेलीज। ठीक है, दे कंसिडरेबल डायमेंशन कंपेयर टू सेल इटसेल्फ। तो ये एक अलग एंटिटी, जैसे आप ऑर्गेनेली मतलब छोटा ऑर्गन, ये मैं कई बार बता चुका हूं क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दे आर इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो ये क्या है कि अलग अलग अपना काम कर सकते हैं। न्यूक्लियस अलग काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करेगा। अब सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद अपना आपका एक अलग ऑर्गेनेली ने बन गया। उसके बाद ये अलग लेवल ऑफ हायरार्किकल लैडर है। ये ऑर्गेनेली के बाद आपका ये सारे ऑर्गेनेली मिला के आपका सेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंटिटी कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद यूनिकली विद लिविंग स्टेट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलस, ये कैरेक्टर्स हैं इसके सेल के। तो ये एक ढेर सारे सेल मिलके आपका टिश्यू बना देते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, है ना, जैसे कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, और टिश्यू मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे और फिर वह पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि वी रिव्यूड अ ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्टिंग इनसाइड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ ए सेल। ये हमें अगर देखें तो एक समझ में आ जाता है कि ये फंक्शन क्या होगा। प्रोटीन, अगर जैसे लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम मैंने ऑर्गेनली बताया क्या काम करता है वो, क्यों? वेस्ट को रिमूव करता है, फालतू वाले वेस्ट है तो उसको, लेकिन करेगा कैसे? उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। तो अगर हम उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उनको ब्रेक करेंगे, जिनका पीएच कम होगा, पीएच 5 करीब लगभग होगा, तो वो एंजाइम्स अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये क्या पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनली का ये काम हो सकता है ना, सीधी सीधी। किसी और जगह तो हम नहीं देख पाएंगे कि पीएच से 5 पे, क्योंकि नॉर्मल पीएच 7 होना चाहिए, लेकिन सेल के अंदर एक ऐसी चीज है जो पीएच 5 पे काम कर रही है, तो इसका अलग एक रोल निकल के आ जाता है। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, उसका स्ट्रक्चरल प्लान क्या हो सकता है। ये चीजें हमको समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन हम इससे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को फिर भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्या आप ये कर सकते हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल को, जैसे सेल में हम लोग जान लिया कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको ऐसे मिला के ऐसे जोड़ेंगे तो ये एक सेल बन जाएगी, वो जिंदा है। तो क्या हम ऐसे करके बना सकते हैं कोई सेल? इस तरह तो निर्माण नहीं कर पाते हैं।
तो जानते हुए भी, एक्सप्लेन करते हुए भी हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये मतलब रिसर्च कंटिन्यू चल रही है कि कैसे ये लाइफ एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज का बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चाहे साइंस कितना भी वो कर ले, लेकिन इस टाइप से एक्सप्लेन नहीं कर पाता चीजों को कि वी हैव नो ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन विद इन दीज फीचर्स फॉर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नॉन लिविंग चीजों से एराइज हो रहे हैं। कि हम लोगों ने क्या देखा, छोटे पार्टिकल से मिलके बड़े पार्टिकल का निर्माण हुआ, माइक्रो मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनली बना, सेल बना, सेल से मिलके आपके टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इस टाइप का एक ऑर्डर पूछा जाता है क्लास कभी कभी एग्जाम में, तो वो आपको इस टाइप से फिगर बना के या उस टाइप से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये लाइनें आप हर तरीके से इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए अपने नोट्स वगैरह में। है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन जब आप लिखने लगोगे तो पॉइंट्स दिमाग में नहीं आएंगे आपके।